हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक के 7 चैप्टर को, सभी सवालों के जवाब को एक सरल शब्दों के साथ हल किया है। और अगर आप लोगों ने हमारे पदखंड के 7 चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे, उन सवालों के जवाब को नहीं देखा है, तो जाएं और उसे देखें और समझें। मैंने उन सभी लेक्चर्स में जो भी वीवीआई क्वेश्चंस है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे मैंने बताया है। ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है उस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे, तब फिर आप हमें बताएंगे। ठीक है। मेरी गारंटी है कि आप इन सभी वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे, तो बड़े ही आसानी से आप लोग अपने एग्ज़ाम में सभी सवालों के जवाब दे पाएंगे। ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पदखंड के 8वां चैप्टर को, और इस चैप्टर का नाम है ऊषा। ठीक है। और इस चैप्टर में आने वाले हर सवालों के जवाब भी हम लोग बड़े ही आसान शब्दों में और सरल शब्दों में देंगे। ठीक है। तो चलिए बढ़ते अपने सवाल की तरफ, और ये रहा हमारा पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या है, प्रातःकाल का नभ कैसा था। देखो बाबू, ये सवाल जो है ये भी आई है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये सवाल पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। उत्तर, उषा कविता में प्रातःकाल का नभ सुनहरा, सुंदर और मनोहर वर्णित किया गया है। नभ में हल्की लालिमा छाई हुई थी और यह एक शांत, सुखद और प्रेरणादायक वातावरण का आभास देता था। इस समय आकाश में सूर्योदय की लालिमा फैली हुई थी, जो एक नए दिन की शुरुआत का संकेत देती है। ठीक है। ये भी आई था, और इसके सवाल का जवाब हम लोगों ने देखिए कितने आसान शब्दों में दिया है ना। आइए देखते हैं अपने दूसरे सवाल। दूसरा सवाल क्या है, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा। उत्तर, राख से लिपा हुआ चौका एक प्रतीकात्मक वाक्यांश है। क्या है, तो ये एक प्रतीकात्मक वाक्यांश है। ये क्या है, प्रतीकात्मक वाक्यांश है, जिसका उपयोग कवि ने एक साधारण लेकिन शुद्ध और पवित्र वातावरण को दर्शाने के लिए किया है। देखिए क्या है इसका मतलब। यह वाक्यांश भारतीय ग्रामीण जीवन के उस प्राचीन दृश्य का चित्रण करता है जहां लोग अपने आंगन को राख से लीपते थे, जिससे उसे साफ सुथरा और पवित्र रखा जाता था। आज भी आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में जब कोई पर्व त्यौहार होता है, ठीक है, तो देखेंगे कि आपके जितने भी सामने जो भी ज़मीन होती है, मतलब कि आपके सामने दरवाजा के पास, उसे क्या किया जाता है, पूरी तरह से गोबर से या फिर राख से मिला करके लीपा जाता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे धूल वगैरह सब साफ हो जाती है और वो खूबसूरत और क्या हो जाता है, तो पवित्र हो जाता है। ठीक है। इस संदर्भ में कवि ने प्रातःकाल के शांत, निर्मल और पवित्र वातावरण का चित्रण किया है, जो नई शुरुआत का प्रतीक है। क्या है, नई शुरुआत की प्रतीक है। यह सुबह की समय की शांति और सादगी को दर्शाता है, जिसमें सब कुछ स्वच्छ, शांत और ताजगी से भरा हुआ होता है। ठीक है। तो आइए बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर तीसरा क्या बोलता है, बिंब स्पष्ट करे, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई है। इसका मतलब क्या है। देखिए उत्तर है, सूर्योदय से पहले की जो लालिमा है, क्या, सूर्योदय से पहले की जो लालिमा है वो आकाश में इस प्रकार से फैली है कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे काली सील पर किसी ने लाल केसर मल दिया है। उस समय देखने में आकाश बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगता है। सूर्य जब निकलने वाला होता है बाबू, जब रात की अंधेरा छटती है और सुबह की पहली किरण निकलती है, उस वक्त का जो दृश्य होता है, अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही आनंदमय और बहुत ही खूबसूरत होता है। से काली रात हटती है और जब सूरज का प्रकाश आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, तो ऐसा लगता है जैसे मानो किसी ने
काली चादर पे या काली सिलवट पे किसी ने केसर के रंग को छिड़क दिया है और घिस दिया है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। उषा का जादू कैसा है, ये सवाल है। और ये सवाल जो है बाबू, ये भी VVI सवाल है। ये भी क्या है, VVI सवाल है, मिस्टेक नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। उषा का जादू बहुत ही मंत्र मुग्ध और अद्भुत रूप से वर्णित किया गया है। उषा के आने से रात का अंधकार धीरे धीरे मिटता है। क्या है था, उषा मतलब प्रकाश, किसकी प्रकाश, तो सूर्य की प्रकाश की बात करें, ठीक है। धीरे धीरे मिटता है और दिन की पहली किरण आकाश को सुनहरे और लालिमयुक्त रंगों से भर देती है। इस जादू का असर ऐसा है कि पूरी प्रकृति एक नई ऊर्जा और ताजगी से भर जाती है। उषा की लालिमा, शांत वातावरण और हल्की ठंडी हवा एक सजीव और आनंदमय वातावरण का निर्माण करती है। यह जादू यानी उषा का जादू मन और आत्मा को प्रेरित करता है, जिससे नई उम्मीद और संभावना जागृत होती है। कुल मिलाकर उषा का जादू प्राकृतिक सुंदरता, शांति और नई शुरुआत का प्रतीक है, जो हर सुबह को विशेष बनाता है। ठीक है, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये, ठीक है। ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसे मिस नहीं करेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल है, लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर, उषा कविता में लाल केसर और लाल खड़िया चाक का उपयोग प्रातःकालीन आकाश में फैली हुई लालिमा को दर्शाने के लिए किया गया है। देखिए लाल केसर किसके लिए किया गया है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। लाल केसर सूर्योदय की उन किरणों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो आकाश में हल्की लालिमा बिखेरती है। यह लाल केसर उगते सूरज, क्या है, देखो उगते सूरज की रंगत को दर्शाता है, जो आकाश को सुंदर लाल रंग से रंग देता है, ठीक है। और बाकी रहा खड़िया चाक, लाल खड़िया चाक, इसका ये क्या है देखते हैं। ये है लाल खड़िया चाक का उपयोग भी सूर्योदय की लालिमा को वर्णित करने के लिए किया गया। किसका? सूर्योदय की लालिमा को वर्णित करने के लिए हुआ है। यह लालिमा आकाश के उस हिस्से की ओर इशारा करती है जहां सूरज की पहली किरण पहुंचती है, जैसे कि किसी ने लाल रंग से आकाश पर खींच दिया हो। इन दोनों प्रतीकों के माध्यम से कवि ने सुबह के समय आकाश में फैली लालिमा को बेहद सजीव और रंगीन चित्रण किया है, ठीक है। ये भी जो था बाबू, ये भी VVI सवाल था, ठीक है। आइए देखते हैं अपने 6ठा नंबर सवाल को क्या कहता है, ठीक है। व्याख्या करें। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 5 मार्क्स में आएंगे। कितने मार्क्स में आएंगे? 5 मार्क्स में VVI, ठीक है। जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, इसके बारे में व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 के उषा कविता से ली गई। कहां से ली गई? तो उषा कविता से ली गई है, जिसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह है। इस पंक्ति में कवि ने उषा के समय की उस खूबसूरती और जादुई प्रभाव को दर्शाया है जो सूर्योदय के ठीक पहले क्षण में मौजूद होता है। व्याख्या के जरिए इस लाइन को समझने का कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। आइए व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि प्रातः काल की शुरुआत, हल्की लालिमा और शांत वातावरण अब समाप्त हो रहा है। उषा का जादू वह संगीतमय और मंत्रमुग्ध कर देने वाला समय है जब अंधकार धीरे धीरे मिटता है और आकाश हल्के रंगों से भर जाता है। सूरज अब पूरी तरह से उगने वाला है। जैसे ही सूरज की किरण आकाश को पूरी तरह से रोशन करती है, उषा का वह जादुई समय समाप्त हो जाता है। अब वह शांत, कोमल और रहस्यमय उषा के समय की जगह एक चमकदार और उज्जवल दिन ले लेता है। उषा का जादू जो है वो किसे बोला गया है? अंधकार को, यानी कि सूरज निकलने से ठीक पहले वाले पहर को, ठीक है।
आप देखेंगे बड़ा ही अंधकार होता है। जब सूरज निकलने वाला होता है ना, तो उसके पहले की पहर जो होती है बहुत ही अंधकार और भयावह होती है। ठीक है, कवि इस पंक्ति के माध्यम से उषा और सूर्योदय के बीच के उस संक्रमण काल को दर्शा रहे हैं जहां उषा का सुंदर जादुई प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है और दिन की नई शुरुआत होती है। ठीक है, आइए तो दोस्तों, आइए हम अपने अगले सवाल को देखते हैं। क्या है? खा में है। खा में क्या बोल रहा है? बहुत काली सील जरा से लाल केसर से किसी की जैसे धुल गई हो। ये क्या है? ये कविता का एक लाइन है, एक पंक्ति है, इसके बारे में समझाना है। संदर्भ में है प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भागटू के उषा कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। ये लिखना बहुत जरूरी है, इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा एकदम। ठीक है, इस पंक्ति में कवि ने एक बहुत ही सुंदर और प्रभावी बिंब का उपयोग किया है जो प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करता है। व्याख्या: इन पंक्ति में कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि रात का अंधकार आकाश को एक काली सील पत्थर की तरह प्रतीत होता है जो चारों ओर फैला हुआ है। सूर्योदय की पहली किरण जो लालिमा बिखेरती है, यह लालिमा बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन इसके प्रभाव से आकाश की काली सतह पर हल्का लाल रंग उभरने लगता है। क्या कहता है? हल्का लाल रंग उभरने लगता है। यह दर्शाता है कि जैसे काले पत्थर पर थोड़ी सी लाल केसर घिसने से वह साफ और चमकदार हो गया हो। यह एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है जो वह बताता है कि सूर्योदय की लालिमा ने रात के अंधकार को धीरे धीरे मिटा दिया है, जिससे आकाश स्वच्छ, उज्जवल और सुंदर हो गया है। ठीक है, कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से प्रातःकाल के आकाश में हो रहे परिवर्तन का बहुत ही सजीव और आकर्षक चित्रण किया है। रात का काला अंधकार सूर्योदय की हल्की लालिमा से जैसे साफ हो गया हो और यह दृश्य बेहद शांतिपूर्ण और मनोहरी है। ठीक है, बोलते हैं लेखक कि भाई अगर हम लोग रात के उस पहर को माने जब सूरज निकलने वाला होता है और अंधेरा कटने वाला होता है, तो उस वक्त को अगर हम मान लें कि ये एक काली सी एक सिलवट है, ठीक है, तो जब सूरज की पहली किरण निकलती है तो उसे हम ऐसा कह सकते हैं उस दृश्य को कि मानो कि काली सिलवट पर किसी ने केसर के रंग को किसी ने थोड़ा सा छिड़क करके मस दिया हो, जिसके कारण वो पूरी की पूरी जो सिलवट काली थी वो पूरी तरह से चमकदार हो गई हो और साफ हो गई हो, है ना। ये बताते हैं कि लाल केसर झिकने से घिसने से चमकदार हो गया हो। ये कहते हैं कि जो ये सूर्योदय की लालिमा है रात के अंधकार को ऐसे मिटाती है जिससे लगता है कि अब आकाश स्वच्छ, उज्जवल और सुंदर हो रहा है। ठीक है, आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7, इस कविता की बिंब योजना पर टिप्पणी लिखें। उषा कविता की बिंब योजना अत्यंत सजीव, प्रभावशाली और काव्यात्मक है, जो प्रकृति के सौंदर्य और परिवर्तन को बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित करती है। कवि ने शब्दों के माध्यम से ऐसे बिंब का सृजन किया है जो पाठक के मन में एक जीवन चित्रित उकेरता है। कुल मिलाकर कविता की बिंब योजना अत्यंत गहन और सजीव है। यह पाठक के मन में एक सजीव चित्र बनाती है और उन्हें प्रातःकाल के प्राकृतिक सौंदर्य और उसके परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल करती है। बिंब का यह सजीव चित्रण कविता की संवेदनशीलता और सौंदर्य बोध को और भी गहरा और प्रभावी बनाता है। समझ में आई बात? आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल को। और ये सवाल जो है बाबू बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, भी आई इसको हम लोग कर देते। ठीक है, क्या ये भी आई है ना। प्रातःनभ की तुलना बहुत नीला संग से क्यों की गई है? उत्तर से देखते हैं क्या है। प्रातःकालीन आकाश की तुलना बहुत नीला संग से करना कवि की एक अत्यंत सुंदर और सटीक कल्पना है।
इस तुलना के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं और प्रतीकात्मक अर्थ है। कुल मिलाकर बहुत नीला शंख का बिंब प्रातःकालीन आकाश की रंगत, शांति, शुद्धता और सुंदरता को अत्यंत प्रभावी और सजीव ढंग से व्यक्त करता है। इस तुलना के माध्यम से कवि ने प्रातः काल के आकाश की अद्वितीयता और उसकी आभा को उभारने का प्रयास किया है। ये सवाल बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे मिस ना करेंगे, ध्यान से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को क्या है। सवाल नंबर 9 है, नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है? देखिए उत्तर है, पंक्ति में कवि ने उषा यानी प्रातःकाल की लालिमा की सुंदरता और उसकी कोमलता को एक बहुत ही जीवंत तरीके से दर्शाया है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से प्रातःकाल की सुहानी और रहस्यमयी लालिमा को एक स्त्री की सुंदरता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो नीले आकाश में लहराती हुई और आकर्षक रूप से दिखाई देती है। यह चित्रण प्रातःकाल की सौंदर्य और उसकी सुंदरता को अत्यंत भावनात्मक और जीवंत तरीके से प्रस्तुत करती है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अपने अगले सवाल को। 10वां नंबर सवाल क्या है? कविता में आरंभ से लेकर अंत तक की बिंब योजना में गति का चित्रण कैसे हो सका, स्पष्ट कीजिए। देखिए उषा कविता में गति का चित्रण बिंब के माध्यम से बहुत ही प्रभावी ढंग से किया गया है। कविता में गति की अनुभूति विभिन्न प्राकृतिक दृश्य और प्रतीकों के माध्यम से प्रकट होती है। यहाँ आरंभ से लेकर अंत तक की बिंब योजना में गति के चित्रण किस प्रकार किया गया है, इसका विश्लेषण निम्नलिखित है। देखिए पहला है, प्रारंभिक स्थिति रात का अंधकार, है ना। कविता की शुरुआत में रात के अंधकार को बहुत काली सील के रूप में प्रस्तुत किया गया है ना, जो स्थिर और ठोस दिखता है। यह बिंब गति के अभाव और स्थिरता को दर्शाता है। क्या करता है? ये गति के अभाव और स्थिरता को दर्शाता है। दूसरा है उषा की शुरुआत। उषा की शुरुआत बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, यहाँ कवि उषा की शुरुआत को दर्शाता है, जब सूरज की पहली किरण धीरे धीरे रात के अंधकार को मिटा रही है। इस चरण में हल्की लालिमा का फैलाव दर्शाता है कि जैसे आकाश में रंग बिखरे हैं। यह गति का प्रारंभिक संकेत है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है गति और परिवर्तन का आभास। देखिए जादू टूटता है इस उषा का। अब यहाँ कवि ने सूर्योदय के साथ उषा के जादू के टूटने की बात की है। यहाँ यह बिंब दर्शाता है कि जैसे रात की स्थिरता और शांति अब बदल रही है और दिन की गति शुरू हो रही है। ठीक है, उषा की पूरी छटा ये क्या है? देखिए नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है, ये जो पंक्ति थी इसका है। इस बिंब के माध्यम से कवि उषा की गति को दर्शाते हैं। प्रातः काल की लालिमा आकाश में लहराती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि कोई सुंदर देह नीले जल में हिल रही हो। यह छवि गति और हलचल को भी दर्शाता है। हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट, सूर्योदय यानी कि सूर्य का निकलना। सूर्योदय हो रहा है, ये लास्ट पॉइंट है ना। अंत में कवि ने स्पष्ट रूप से सूर्योदय की प्रक्रिया का वर्णन किया है, जहां दिन की शुरुआत के साथ आकाश में व्यापक बदलाव हो रहा है। यह बिंब गति और परिवर्तन को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। ठीक है, ये थे हमारे इस सवाल के जवाब कि इसने जो कविता लिखा है उसको सजाने के लिए उसमें किस तरह से उसने प्रयोग किए हैं। हर लाइन को इस तरह से लिखा है जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए चले गए हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने अपने 8वां चैप्टर के भी सभी सवालों के जवाब को बड़े ही सरल शब्दों में दिया है। और हाँ, मैं एक चीज़ के लिए आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि इसमें थोड़े से वर्ड जो थे हर सवाल के थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आपको अगर कोशिश करना है कि 50 वर्ड्स में देने का प्रयास करें। ठीक है, अब मैं इतना लिखाया हूँ तो ये नहीं कि पूरा D2 ऐसे ही छापेंगे आप, है ना। कुछ भूल भी जाएंगे, भूलना इंसानी फितरत है। अगर आप नहीं भूल रहे हो यार तो आप मशीन हो, हैं।
भूलना इंसानी फितरत है, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरी तरह से भूल जाओ, है ना। ठीक है, तो मैंने जो शब्द लिमिट्स को थोड़ा सा क्रॉस किया हूँ उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि इस चैप्टर के पढ़ने के बाद ना मुझे मतलब खुद पे कंट्रोल नहीं हो पाया और मैं लिखते चला गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग कोशिश करेंगे याद रखने की। ठीक है, और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन के जवाब लगभग 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 एक जैसे ही मिलते जा रहे हैं, है ना। तो चलिए, आज हम लोगों ने इस चैप्टर के भी सभी सवालों को देखा है, और आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।